हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मशहूर। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के बारे में, जो कि आपका क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत सारे मेजर टॉपिक्स चैप्टर के खत्म कर लेंगे। आधा से मतलब लाइक वी विल कवर 45% ऑफ सिलेबस टुडे। अगली क्लास में थोड़ा सा हम कर लेंगे, उसके अगले 3 लेक्चर में मैक्सिमम हर चैप्टर आपका साइंस का मैं ट्राई करूंगा दैट 3 to 4 लेक्चर्स में खत्म हो जाए। इससे ज्यादा लेक्चर नहीं है, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एक्टिविटीज डिस्कशन एज वेल। ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए हम लोगों मैंने इस चैप्टर के लिए इस पूरे चैप्टर को टेबुलर फॉर्मेट में पीपीटी में डाला। ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी इसकी बहुत कंफ्यूजिंग है। इस चैप्टर की पर्सनली मैंने जब पढ़ी थी, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो उस चैप्टर की एनसीईआरटी को कट डाउन करके उसको फॉर्म करके एक टेबुलर फॉर्मेट में इसकी पीपीटी बनाई गई है। तो सारी चीजें आपको एक टेबल के फॉर्मेट में याद कराई जाएंगी एंड उसके बाद इससे हमारा चैप्टर भी कंप्रेस हो जाता है एंड इजी टू एक्सप्लेन एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर माइंड एंड टाइम। ठीक है, चलो बस आ जाओ। हाँ जी, ये रहा आज हमारे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। 6 टॉपिक्स हैं, ध्यान सुनिएगा। क्या है? टाइप्स ऑफ चेंज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, टाइप्स ऑफ चेंज ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल बिल्टअप। मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल बिल्टअप पे कितने टाइप्स के चेंज होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज और रिएक्शन। जहां पर भी केमिकल चेंज होता है, जहां पर भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वहां पर क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या ऐसी चीजें हम जो हम देख के पहचान सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ। ठीक है। अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट लव टॉपिक ऑफ द सीबीएसई। सीबीएसई यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इक्वेशन बैलेंस करना पूछता है। ठीक है। फिर हम सीखेंगे मेकिंग केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। फिर हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन इट्स टाइप एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन इन इट्स टाइप। सो बहुत आसान लेक्चर रहने वाला, ज्यादा अच्छा मतलब थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हमको सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट शुरू कर रहे हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग खत्म कर देंगे इजी। ठीक है। आज ही शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ टाइम। ध्यान से देखिए। अब मेरी बातें बहुत लोग बस सुनते रहना है, आपको कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है भाई साहब। हाँ जी। मैंने कहा आपसे व्हाट इज चेंज, व्हाट इज चेंज। ये चेंज होता क्या है नीचे क्यों हो रहा है बेचा। हाँ जी। आप कहें ये व्हाट इज चेंज, व्हाट इज चेंज। पूछिए पूछिए व्हाट इज चेंज। चेंज कुछ नहीं है भाई। चेंज क्या है? अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच, a process by which final state of a substance is different from its initial and original state। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ। It's different from its state origin। अरे ये क्या है जोक्स यार, ये चलेगा? नहीं चलता यार, इसमें मार्कर वो नहीं चलता है, इस पे नहीं चलता, हाईलाइटर चलता हो यार, ऐसा नहीं होगा। देखिए ये नीचे चल रहा है, लाइट पे है ना, तो इसके लिए लाइट लाओ ऐसे, मोर कलर। हाँ, स्टैंडर्ड। ये लाइट लेता हूँ तो चलेगा ना? नहीं चल रहा यार, दिख नहीं रहा ना, चल तो रहा है, चल ठीक है, चल चल, ठीक चल आ जा। हाँ, तो द प्रोसेस ऑफ फाइनल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल एंड ओरिजिनल स्टेट। इनिशियल और ओरिजिनल स्टेट से जब सब्सटेंस फाइनल स्टेट में आता है, वो डिफरेंस होता है। जैसे कि आप पहले इतने से थे, अब आप इतने हो गए हो, तो आपकी इनिशियल स्टेट से आपकी फाइनल स्टेज में डिफरेंस आया है। इसका मतलब कि आप में चेंज आया है। अभी मैं केमिस्ट्री के टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ आपके चेंज के बारे में। तो आप जब इतने से थे, आप अब इतने बड़े हो गए, तो मतलब आपके अंदर चेंज आया है। दिस इज द चेंज। इस इस यहां से यहां होने वाली प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चेंज। अब आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फाइनल सब्सटेंस इज डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, है ना? तो इज डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल और ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड चेंज। तो चेंज क्या होता है? इनिशियल और ओरिजिनल स्टेट से जब आपके अंदर डिफरेंस आ जाए, उस प्रोसेस को हम लोग चेंज। क्या ये बात क्लियर हुई? अब चेंज आपके केमिस्ट्री के लैंग्वेज में दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है भाई साहब? फिजिकल चेंज इज द टाइप ऑफ अ चेंज इन विच कोई
केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती है, जैसे कि किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे अगर ये NaCl है तो ये NaCl ही रहेगा। क्या बोल रहा हूँ वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मेरी बात। केमिकल चेंज नहीं होते, मतलब केमिकल बिल्टअप में कोई चेंज नहीं आता। जिस चीज से वो मिलके बना है, मान लो वो कोई एक सब्सटेंस हमेशा एक एटम से मिलके बना होता है, ये आपको पता हो। तो अगर वो एटम 4 एटम से मिलके बना है तो उसमें 6 एटम नहीं हो जाएंगे या फिर उसमें 2 एटम नहीं हो जाएंगे चेंज होने के बाद। समझे? कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है फिजिकल चेंज में। एक सब्सटेंस होता है, बस वही बनता है दूसरे फॉर्म में। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज इन केमिकल, इन फिजिकल चेंज। बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? एक तो आपकी शेप हो गई, एक साइज हो गई, एक फिजिकल स्टेट हो गई। क्या मतलब? मैंने कहा कोई गुब्बारा है, मैंने उसको फोड़ दिया। मेरे पास कोई गुब्बारा है, मैंने उसको फोड़ दिया, वो पहले इन्फ्लेटेड था, वो डिफ्लेटेड हो गया है। इसका मतलब है कि वो चेंज हो गया। उसकी ओरिजिनल स्टेट से उसकी फाइनल स्टेज में परिवर्तन आया है, एक चेंज आया है। पर क्या उसका मैं अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करूं, क्या उसकी मैं केमिकल फॉर्मूला चेंज करूं, क्या अगर उसके मैं केमिकल चीजें चेक करूं तो वो चेंज हुई है? आपका आंसर होगा नहीं चेंज हुई है। नहीं चेंज हुई है। वो पहले भी गुब्बारा था, वो अभी भी गुब्बारा है। उसको मैं दोबारा से आपका हवा भर दूंगा, वो दोबारा फूल जाएगा। चेंज इन साइज। मैंने कहा मेरे पास कोई रबड़ है, मैं उसको दबा के, या स्पंज है मेरे पास, स्पंज है मेरे पास कोई, स्पंज को मैंने दबाया, कंप्रेस कर दिया, उसको शेप चेंज कर दिया। क्या मेरे पास उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो? आपने कहा नहीं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, जो कि होती है शेप। क्या आपको बात क्लियर हुई? फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब मैंने कहा पानी है मेरे पास, पानी को मैंने उबाल के स्टीम बदल दिया, या फिर मेरे पास पानी है, पानी को मैंने जमा के आइस बदल दिया। क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई? वो पहले भी H2O था, वो गैस बना तो भी वो H2 ही रहा, वो आइस बन गया तब भी वो H2 ही रहा। क्या उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई? नहीं, बस उसका स्टेट चेंज हुआ। मैं आइस को पिघला के पानी बना सकता हूँ, स्टीम को इवेपोरेशन कंडेंसेशन से मैं वापस पानी बना सकता हूँ। कोई चेंज नहीं करा मैंने। ये होती हैं आपकी फिजिकल चेंजेस। ठीक है भाई साहब, ये होते हैं आपके फिजिकल चेंजेस। ठीक है। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं भाई साहब? केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज शेप, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड स्टेट। ठीक है, ये आपका कुछ आपके काम का नहीं है, ये हटा देना। इट्स नॉट फॉर योर थिंग। एंड दिस इज स्टेट। समझ गए? समझ गए? समझ गए? मतलब अब मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसा सब्सटेंस मैंने बना लिया है, कुछ दो रिएक्शन करके केमिकल चेंज कर दिया है जहां पर उसका शेप भी चेंज हुआ। ध्यान रखिएगा एक चीज, शेप भी चेंज, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। मान लो मैंने कोई ऐसा चीज बना दी जहां पर से कोई चीज है H2O है, वो कुछ कुछ और बन गया है, कुछ भी बन गया। H2O को मैंने कुछ और ही बना दिया। मैंने कहा मेरे पास आयरन है, उसमें रस्ट चढ़ गई, Fe है, मैंने SO4 मिलाया, FeSO4 बन गया। वो तो भाई साहब FeSO4, Fe से FeSO4 आप जा सकते हो, अभी हम सीखेंगे कैसे बन सकते हो। फेरिक फेरस सल्फेट से आप, फेरस मतलब आयरन, आयरन से आप फेरस सल्फेट मतलब आयरन सल्फेट से तक जा सकते हो। तो इसमें केमिकल चेंज हो गया। ये मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दी, उसके अंदर का केमिकल बिल्टअप चेंज कर दिए, इसको मैंने कहा केमिकल चेंज। एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी कि केमिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अफेक्ट होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज कर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करेगी, नहीं भैया, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज कर जाएंगी। शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज होती है, स्टेट चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसी केमिकल चेंज होने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल चेंज होने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई साहब। मैंने कहा फिजिकल चेंज का मेरे पास ये एग्जांपल है, सिंपल मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का मेल्ट होना एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। मैंने कहा एक और एग्जांपल लिख लो भाई, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन। ये करना नहीं चाहिए, बट ये एग्जांपल फिजिकल चेंज का, केमिकल चेंज का नहीं है। आप कोई पेड़ काट रहे हो, उससे लकड़ी निकाल रहे हो, क्या वो आपको लकड़ी और उस पेड़ की लकड़ी में कोई डिफरेंस है? नहीं भैया। कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं भैया। अब उस लकड़ी को अगर आपने जला दिया या फिर कुछ उससे और कुछ बना दिया तो वो बात अलग है। यहीं पर आपके पास इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं केमिकल चेंज के, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन।
आयरन पे जो रस्ट आ जाती है उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। कैसे कहते हैं आगे जाके बताऊंगा आपको। बट ये जो रस्ट होती है, ये जो रस्ट होती है इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर रस्ट का ही है, कोरोजन वाला। कोरोजन वाला टॉपिक रस्ट का ही है भाई साहब। ये क्या है? बर्निंग ऑफ चारकोल। एक चारकोल को बर्न करना इज अ प्रोसेस ऑफ रस्टिंग भाई। एक चारकोल को बर्न करना इज अ प्रोसेस ऑफ रस्ट, प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज भाई। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इसी जो केमिकल चेंज होता है इसी को हम लोग जब इसकी प्रोसेस जो होती है इसी को हम लोग कहते हैं, केमिकल चेंज होने की प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ गए? समझ गए? एक केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, ध्यान से। मैंने कहा एक केमिकल रिएक्शन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। आपके सामने कुछ लिख देता हूं मैं, 4 लिख देते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका हैशटैग PT1 में आए, मैं बोल रहा हूं आए। ठीक है। चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चेंज इन कलर होगा जब आपका केमिकल रिएक्शन होगा, तो आप याद रखिए उसमें चेंज इन कलर होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। एक एग्जांपल लिख दो भाई साहब, एक रिएक्शन लिख दो भाई साहब। तो मैंने कहा जब मेरे पास कोई बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, मैं इसको ऐड करूंगा तो ये बनता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। मैं इसको ऐड करूंगा तो ये बनता है बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट को ऐड करूंगा तो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब ये चेंज इन कलर कैसे हो गया भाई? ये चेंज इन कलर कैसे हो गया? और ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है मेरे पास? ये होता है कलरलेस, ये भी होता है कलरलेस। ये जो होता है ना, बट बेरियम सल्फेट ये होता है वाइट। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? ये होता है मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब, इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब क्या? मैंने कहा ऐसा सॉलिड जो कि पानी में ना घुल सके, पानी में ना घुल सके उसको कहते हैं हम इनसॉल्युबल सॉलिड। और ये बेरियम सल्फेट यही है। इट दिस इज एन इन, अरे यार ये तो डार्क नहीं हुआ था, इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड क्या? सोडियम क्लोराइड नमक, नमक। सोडियम क्लोराइड इज टेबल सॉल्ट और कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ? इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन फिजिकल स्टेट। मैंने कहा कैसे एक गैस भी इवॉल्व हो सकती है केमिकल रिएक्शन में और फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। बताते हैं कैसे। मैंने कहा मेरे पास है कार्बन और ऑक्सीजन, मैंने ऐड कर दिया, वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। लाइट। मैंने कहा मेरे पास कार्बन है, मेरे पास ऑक्सीजन है, मैंने मिलाया। कार्बन क्या है मेरे पास? कार्बन क्या है मेरे पास? कार्बन मान लो मेरे पास कोल है, कोल। कोल को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया। क्या करा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया। उससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होती है CO2 गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। ठीक है। चेंज इन फिजिकल स्टेट हुआ। क्या? कोल अब बचा, कोल वो गैस बन के उड़ गया। कोल तो गैस बन के उड़ गया, कोल तो खत्म, ऑक्सीजन भी नहीं। समझ गए? समझ गए? क्या इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बात लगी? बहुत बहुत अच्छी। अगर यहां तक बातें क्लियर हुई है तो बहुत ही अच्छे। आ जाओ, अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, जिसमें अगर एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर कैसे होता है? चेंज इन टेम्परेचर कैसे होता है? चेंज इन टेम्परेचर तब होता है जब एनर्जी कभी रिलीज करी जाए तो टेम्परेचर कम हो जाए, कभी एब्जॉर्ब करी जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कभी रिलीज करें तो कम होगा, एब्जॉर्ब करें तो बढ़ेगा। ऐसा आपका चेंज इन टेम्परेचर होता है। अब ये रिलीज एनर्जी कैसे, मतलब समझा मैंने, जब एनर्जी रिलीज होती है मेजरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, जब हीट को हम रिलीज कर देते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। और जिस रिएक्शन में हीट को वो रिलीज कर रहा है कोई भी सब्सटेंस, उसको कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
और जब हम हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं किसी भी रिएक्शन में, जब सब्सटेंस हीट को अब्सॉर्ब करने लग जाता है, उसको हम कह देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल्स आपके सामने लिखिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल क्या है? बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। कि बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस में को हम उसको हीट देते हैं, हम आग जलाते हैं और उस सब्सटेंस को हीट देते हैं, तभी वो बर्न करता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है? बताओ सभी लोग, बताओ सभी लोग, बताओ। बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस में हीट निकलती। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमने उसको ऑक्सीजन दी, हमने उसको ग्लूकोज दी, उसने हमको एनर्जी दी, एनर्जी रिलीज आउट हुई, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, इसमें भी हम लोग एनर्जी देते नहीं है, वो एनर्जी रिलीज आउट करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन में भी एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज आउट होती है। समझ? एंडोथर्मिक के भी कुछ एग्जांपल लिख लो भाई साहब। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं हम लोग? क्लोरोफिल देते हैं और सनलाइट एनर्जी देते हैं, तब जाके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस क्या होता है? जब हम कोई हीट दे किसी सब्सटेंस को हीट दे के ब्रेक डाउन कर दें, उसको कहते हैं हम लोग थर्मोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को हम जब तोड़ दें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं इसी चैप्टर में। फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, जब हम कोई सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर और क्लोरीन गैस में तोड़ दें विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इज नोन एज सिल्वर फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ दें इन टर्म ऑफ सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें भी हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, तब सब्सटेंस आपका रिएक्शन दिखा रहा है कि एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बातें क्लियर? क्या सारी बातें क्लियर हुई? हाँ भैया हो गई। आज अब बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन एंड नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन का मतलब, एक केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं और क्या मतलब? पहले तो बताओ, वो केमिकल रिएक्शन को लिखा कैसे जा सकता है? उसको हम लोग लिखते हैं बहुत सारे तरीके। सबसे पहला तरीका है वर्ड इक्वेशन, जहां पर हम लोग रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन थ्रू वर्ड्स, वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा मैग्नीशियम ऑक्सीजन की रिएक्शन लिखो, तो आपने कहा लिख देते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इधर वालों को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करते हैं, और इधर वालों को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, और ये होता है गिव्स का सिंबल। गिव्स मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ? एक होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को हम लोग अब क्या कर देते हैं? केमिकल सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैंने कहा मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgO। इधर वाले क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। इधर वाले क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ हुई? हमने स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस का। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको मतलब सबसे पहले वर्ड इक्वेशन का भी होती, तो वर्ड इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। वर्ड इक्वेशन से हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन पे जाते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन से हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे आते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ध्यान से, इन दिस रिएक्शंस आर बैलेंस्ड, मतलब आपका बैलेंसिंग कर देते हैं। लॉ क्या बोला? इसमें रिएक्टेंट्स में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं और आपके प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, सबको इक्वल करा जाता है कुछ कोएफिशिएंट्स लगा के। स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं। अब मेरी यहां पर कितना mg? 1 mg। रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे कितना mg है? 1 mg। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन। मतलब ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, अनबैलेंस्ड। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ कितने? 3 फेरस। यहाँ कितने? 3 फेरस। यहाँ कितने हैं? 2 हाइड्रोजन इंटू 4, 2 4 8। 8 हाइड्रोजन। और यहाँ कितने? 8 हाइड्रोजन। 2 4 8 ना। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ कितने हैं? 4 ऑक्सीजन। तो ये आपकी एक बैलेंस्ड रिएक्शन, ये आपकी एक बैलेंस्ड रिएक्शन। अब हम कैसे इस अनबैलेंस्ड को इस बैलेंस में लिख सकते हैं? हमें ये बताओ, इस अनबैलेंस को हम लोग बैलेंस कैसे बनाए, अभी सिखाते हैं। आज 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 क्या बोला इन्होंने हमसे?
हमसे बोला राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, और ये आपका एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट का सवाल है, ठीक है। क्या बोला, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज हाइड्रोजन क्लोराइड, हमको नहीं पता क्या। हम लोग पहले इसको एक वर्ड इक्वेशन हमें दे कि हम इसको स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड HC। क्या ये बैलेंस, क्या ये बैलेंस है, दिमाग लगाएंगे सभी लोग, क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस्ड है, बताओ बताओ ना, क्या ये बैलेंस नहीं, क्या करें ये बैलेंस हो जाए। मैंने कहा आप लोग जितने एटम आपको दिख रहे हैं उसको इधर लिखो। मैंने आपने कहा ठीक है, H दिख रहा है और आपको क्लोरीन दिख रहा है, उसको लिखा। फिर क्या करना है, फिर एक LHS लिखना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और फिर लिखना है RHS मतलब राइट। ऐसा आप हर हर जगह ऐसी टेबल एक जरूर बनाए। बस अब इसके बाद आपको क्या करना है, इधर कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये साइड, राइट हैंड साइड मतलब ये साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने क्लोरीन है, 2 है। राइट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 1, इधर भी 1। अब क्या करना है हमें, ये सब दो यहाँ एक यहाँ इनबैलेंस, हमको दो को दो, एक को दो बनाना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कहा एक में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो दो आ जाए, आपने कहा 2 मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो ये 2 आ जाएगा। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई करा है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ 2 लगाते ही क्या हुआ, हमारे क्लोरीन भी 2 हो गई, क्लोरीन भी आपकी 2 हो गई। तो हमको तो मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, क्लोरीन भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। क्या ये टफ था, क्या ये डिफिकल्ट था। एक और करते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। हो भाई साहब, बेरियम क्लोराइड पहले तो क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट पेज पे कर ले, नेक्स्ट पेज पे कर ले। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, हमें नहीं पता, हम लिखते हैं फॉर्मूले। एक सेकंड, ओके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कॉल, ठीक है। हाँ, हमको क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। हमको बोला है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। क्या है ये, क्या है भाई, अबे क्या ये काट रहा है, मच्छर है, ठीक है। हाँ, अब बेरियम सल्फेट क्या होता है, बेरियम सल्फेट इज BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज Al2C, ठीक है, Al2C। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, इज नाउ, अब ये बेरियम क्लोराइड क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3, ठीक है। अब आ जाओ, ये हमारे पास आ गई वर्ड इक्वेशन। अब क्या करें हम लोग, अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें एलिमेंट्स लिखने हैं यहाँ पर, BaCl AlSO, ये है हमारे सामने सारे एटम्स, LHS RHS 700। Ba कितने हैं, एक, Cl कितने हैं, दो, Al कितने हैं, दो, S कितने हैं, तीन, ऑक्सीजन कितने हैं, 12, Ba कितने हैं, एक, एस सॉरी, Cl कितने हैं, तीन, Al कितने हैं, एक, S कितने हैं, एक, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब क्या ये बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जो जो बैलेंस्ड उसको क्यों छेड़ना फालतू में, ठीक है। अब देखो Cl हमको बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस बात, एल हमको बैलेंस्ड है नहीं है, एस बैलेंस्ड है नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है नहीं। एक काम करते हैं, ऑक्सीजन से शुरुआत करें, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो गया, इसी से क्या हुआ हमारा, बेरियम भी 3 हो गया, बेरियम भी 3 हो गया, ठीक है, ये आपका 3 हो गया, और ऑक्सीजन 12।
तो हमारा ये भी बैलेंस्ड हो गया, ये भी बैलेंस्ड हो गया, अब हमारा ये इनबैलेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपका ये 3 हो गया, बट ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ, 6 हो गया। अच्छा जी, एक काम करते हैं, ऑक्सीजन में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, मतलब क्लोरीन में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो इससे क्या हुआ, हमारा क्लो एल्यूमिनियम भी 2 हो गया। तो यहाँ 3 3 बैलेंस, 6 ये बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड, ये बैलेंस, सारी चीजें बैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये हो गई आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, प्रैक्टिस करोगे आएगा। ठीक, नेक्स्ट। ओके, ये हो गया आपके पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये वाला इज योर, मतलब मैं अगली कल की नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 2 में करेंगे डिस्कस इसको हम लोग। ठीक है, चल लेक्चर नंबर 2 में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ मेकिंग केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव कैसे करना चाहिए, इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव कैसे करना चाहिए। अभी आपको ये चीजें आपका गैसियस स्टेट्स नहीं बता रही, अभी आपको उसका वो नहीं बता रही, क्या बोल रहे हैं उसको, स्टेट्स नहीं बता रही कि मैग्नीशियम कौन से स्टेट पे है, हाइड्रोजन कौन से स्टेट पे है, हाइड्रो H2O वाटर है, गैस है, लिक्विड है, क्या है। तो ये सब नहीं बता रहा, आपको कैसे बता, तो आप क्या कर सकते हो, फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हो। गैसियस के अगर है तो आप G लगा सकते हो, लिक्विड स्टेट में तो आप L लगा सकते हो, एक्वस है तो AQ लगा सकते हो, सॉलिड है तो आप S लगा सकते हो। एक्वस का क्या मतलब होता है, एक्वस का क्या मतलब होता है, एक्वस का सिंपल मतलब होता है सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब वाटर में सॉल्यूबल है, वाटर में घुला हुआ है। ठीक है, ठीक है। आज अब मेरे पास ये रिएक्शन है, कोई मेरे पास 3 फेरस, ये सॉलिड स्टेट मेंशन कर दिया मैंने, हाइड्रोजन का गैसियस स्टेट मेंशन कर दिया, फेरिक ऑक्साइड का मैंने सॉलिड स्टेट मेंशन कर दिया, फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, और हाइड्रोजन का मैंने गैसियस स्टेट मेंशन कर दिया। ये बन गया आपका एक केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सम टाइम रिएक्शन की कंडीशंस भी आप मेंशन कर सकते हो। रिएक्शन की कंडीशन का क्या मतलब, मैंने कहा मैंने क्या टेम्परेचर दिया तब ये रिएक्शन हो पाई, क्या प्रेशर लगाया मैंने तब ये रिएक्शन हो पाई। ध्यान से देखेंगे, ये हमने एक रिएक्शन है का आपकी उसकी विद हाइड्रोजन 340 एटीएम पे हुआ है, 340 एटीएम का प्रेशर लगा, तब ये जाके इसने ये बना, गैस के स्टेट भी मेंशन कर दिया हमने, ये भी मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये आपकी एक फोटोसिंथेसिस की, हम लोग इसको बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का हमने स्टेट मेंशन, कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेट मेंशन कर दिया, वाटर का स्टेट मेंशन कर दिया, फिर लिख दिया सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये होगा, ये ग्लूकोज है उसका स्टेट मेंशन कर दिया, ऑक्सीजन है उसका स्टेट मेंशन कर दिया, वाटर है उसका भी स्टेट मेंशन कर दिया। तो ये सब आपको इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाता है, रिक्वायर्ड नहीं होता एग्जाम में, बट कर दो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस कितने टाइप्स की रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस और कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब मेरे पास कोई एक कंपाउंड है ए, दूसरा कंपाउंड है बी, इन दोनों को जोड़ा तो मिलता है ए बी। कैसे, देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म व्हाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। देखो, ऑक्सीजन एयर में 20.95% प्रेजेंट है। अब मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में आते ही एक अपने ऊपर लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि व्हाइट कलर की होती है। तो क्या हुआ, यहां पर एक रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, जहां पर लेयर बनी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी के चक्कर में हम लोग इसको क्लीन करते हैं। ड्यू टू दिस वी क्लीन रिबन, मैग्नीशियम के रिबन को हम इसी के चक्कर में क्लीन करते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस वी क्लीन द रिबन ऑफ मैग्नीशियम बिफोर द रिएक्शन। बिफोर कुछ भी मैग्नीशियम के साथ करने से, मैग्नीशियम रिबन के साथ करने में हम मैग्नीशियम रिबन होती है
उसको ऑक्सीजन पे जैसे ही आता है, तो वो ऑक्साइड की लेयर बना लेती है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग उसको क्लीन करते हैं, फिर उसके साथ रिएक्शन करते हैं। और क्या रिएक्शन करते हैं? मैंने कहा जब मैग्नीशियम रिबन बर्न्स हम एयर में जब करते हैं, डैज़लिंग लाइट के साथ वो बर्न होती है, प्रोड्यूस व्हिच कंट डैज़लिंग लाइट के साथ वो बर्न होती है। जब हम लोग उसको एयर में बर्न करते हैं, एयर में मैग्नीशियम को हम लोगों ने ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न करा, तो वो आपकी एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाती है। अब इसको जब हम बर्न करते हैं बेसिकली, तो ये रिएक्शन जो होता है जब हम इसको बर्न करते हैं, इसी मैग्नीशियम को बर्न करते हैं जब हम मैग्नीशियम रिबन को, तो ये रिएक्शन बहुत वायलेंट होता है, बहुत ही ज्यादा डैजलिंग लाइट निकलती है, बहुत हीट निकलती है इसमें, बहुत सारी लाइट निकलती है इसमें, ठीक है, बहुत डैजलिंग होता है ये, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। अब ये क्या करता है? ये फोटो कैरियोटिसिस करता है आपकी आईज पे, मतलब परमानेंट डैमेज। फोटो कैरियोटिस आपकी आईज में कर परमानेंट डैमेज करता है, ठीक है? इसलिए इसको सजेस्ट करा था आप आई प्रोटेक्शन लगाएंगे अपनी आंखों पे, तब इसको रिएक्शन को आप करें, ठीक है? काव्या, ठीक है, करें। हाँ, ठीक है, आप ये समझ गए? क्या ये क्लियर हुआ? ओके। एक और एक का बताता हूँ आपको, ये है आपका पुताई का तरीका। मैंने कहा मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। क्विकलाइम जानते हो? चूना। चूना हमने पानी में मिलाया और दीवार में पोता, चूना चूना दीवार में पोता। अब वो क्या होता है, वो जो दीवार में जब पोते तो 2-3 दिन बाद, दीवार में पुताई के बाद 2-3 दिन बाद शाइन आया, शाइन करने लग जाता है। तो ये जो सब्सटेंस है, ये ही हम दीवार पे लगाते हैं। सबसे पहले CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइन भी कहते हैं, इसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो आपका ये सब्सटेंस बनता है और हीट निकलती है। इस सब्सटेंस को हम लोग दीवार पे लगाते हैं। पहले इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन को देख। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत ही विग्रस रिएक्शन होता है, इसमें हीट बहुत ज्यादा निकलती है। हीट इज इवॉल्व्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वाटर बॉइल्स टू फॉर्म स्टीम एंड प्रोड्यूस अ हिसिंग साउंड, मतलब बुलबुले की गुलगुलाहट सी आती है इसमें, बुलबुले पुक पुक होते हैं ना, वो वाली आवाज आती है इसमें जब ये रिएक्शन होता है, ठीक है? अब इसी रिएक्शन को अगर हम लोग जब यही CaO, जब हम लोग CaOH बोल्ट पे, जो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसी के बहुत सारे नाम होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, तो हम लोग इसी को हम लोग, ऊपर भी लिखा है आपका नाम, इसका लाइमस्टोन होता है इसका नाम, स्लेग लाइम भी होता है, स्लेग लाइम होता है इसका नाम, सॉरी, ठीक है? उसके बाद इसी को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी के बहुत सारे नाम हैं। इसको हम लोग मार्बल कह देते हैं, ये है ना, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन भी कह देते हैं। और जो अंडे का शेल होता है ना, वो भी इसी से बना, अब ये और पानी भी बनाता है, ठीक है? A solution of slaked lime is used for whitewashing the wall. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on wall. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing, gives a shiny finish to wall. समझ गए? शाइनी फिनिश क्यों होती है वॉल्स पे, ठीक है? हाँ, ओके। नाउ आते हैं हम लोग अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है? रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू टू और मोर कंपाउंड इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब मैंने कहा मेरे पास ए बी है, उसको मैंने हीट दिया, कोई एनर्जी दी, कोई भी एनर्जी दी, तो वो ए और बी में टूट जाए, ठीक है? इसका एक रिएक्शन दे देता हूं, देखो मेरे बात सुनो। मेरे पास एक फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, इनको मैंने हीट दिया, तो ये क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 गैस, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 गैस, ठीक है? इसकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या है वैसे? फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर एंड कलर चेंजेस टू पेल ग्रीन एंड व्हाइट ऑन हीट। ये पॉइंट जो है, ये इसके रिएक्शन के पहले वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास ये जो फेरस सल्फेट होता है, ये मेरे पास 7H2O के साथ होता है। इसको जब मैं हीट देता हूं, तो ये आपका फेरस सल्फेट प्लस 7H2O में टूट जाता है। इसको कहता हूं मैं
हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ये आपकी एनसीईआरटी का नहीं है, नॉलेज बाहर की, ठीक है। और इसको मैं कहता हूं ए हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ये क्योंकि हाइड्रेटेड नहीं, पानी नहीं, ठीक है। ये आपकी सबसे पहली रिएक्शन है जो हम करते हैं फेरस सल्फेट के साथ, उसके बाद आती है ये रिएक्शन। अब क्या होता है, लूज वाटर एंड कलर चेंजेस टू पेल ग्रीन टू व्हाइट, ये होता है, इसका कलर होता है पेल ग्रीन, फीका हुआ ग्रीन, और इसका कलर होता है व्हाइट। ए हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का कलर होता है व्हाइट। अब फर्दर इसका डिकम्पोजिशन अगर हम करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 गैस में बन जाता है, और इन गैस की जो स्मेल होती है ये बर्न्ट मैच स्टिक की तरह होती है। कैसी? बर्न्ट मैच स्टिक, मतलब जली हुई माचिस की तरह इसकी स्मेल होती है, ठीक है। बर्न्ट मैच स्टिक की तरह इसकी स्मेल, ये आपको समझ गए आप लोग। अब दो तीन रिएक्शन और हैं। अब हाँ, एक और चीज बतानी थी आपको, जहां पर भी हम हीट का यूज करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं उसको कहते हैं हम लोग थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस कहते हैं या फिर थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर हम लोग हीट एनर्जी का यूज करते हैं, हीट एनर्जी का यूज करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मोलिसिस, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट्स टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, मतलब वो तो आपको मैंने बता दिया। अब इसके कुछ और टाइप्स ले लो। मैंने कहा मेरे पास यही है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैंने अगर गर्म करूंगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आप छोड़ भी दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत। PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट को मैं जब बर्न करता हूं, क्या करता हूं, हीट करता हूं, तो ये बनता है लेड ऑक्साइड, ये होता है येलो कलर। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई, ठीक है। अब ये बनता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये बनता है इसमें। हाँ वैसे एक अब आपको ये समझ आ गई, ये क्या बनता है, PbO, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में हीट करा, एक सब्सटेंस दो या तीन, ज्यादा से ज्यादा दो या तीन में बन गया। अब क्या होता है, जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग करते हैं, एक क्रैकलिंग साउंड आती है, मतलब कट 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 कट, जो क्रैकलिंग साउंड होती है ना, क्रैकल क्रैकल साउंड, वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, पटाखे फोड़ो, पटाखे जैसी आवाज आती है बेसिकली, ठीक है। Decomposition of lead nitrate and this process is called as decrepitation, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं decrepitation। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड आर इवॉल्व, ब्राउन, ये होती हैं ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की, ठीक है। और ये येलो रेसिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड, ये होता है येलो कलर का, मैं सही लिख रहा था, ठीक है। ये होता है येलो कलर, ये आपका टेस्ट ट्यूब में बच जाता है, समझ गए। एक और ध्यान सुनिएगा, ये तो यहाँ ये साइज रिपीट क्यों होगी, चलो अब आ जाते हैं हम लोग पानी के डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। मैंने कहा ये आपकी एक्टिविटी है एक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मैंने कहा मैंने पानी को लिया एक टेस्ट ट्यूब में, पानी को लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, उस पानी में, उसी पानी में मैंने कोई वो डाल दिया, आपका कोई एसिड डाल दिया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट टाइप डाल दिया जो केमिकल रिएक्शन को तेज कर दे थोड़ा सा। अब क्या देखता हूं, ये पानी टूट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इस पानी को तोड़ देती, जहां पर ये होता है कैथोड, जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट होता है, और ये होता है एनोड, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। यहां पर देखा जाता है कैथोड पर हाइड्रोजन गैस आ गई है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस आ गई है। और एक और चीज देखी जाती है, हाइड्रोजन गैस हमेशा ज्यादा फॉर्म होती है ऐसे रिएक्शन में देन ऑक्सीजन गैस। ऐसा क्यों होता है, अभी ध्यान से देखो। जनरली हम जब केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो वाटर का लिखते हैं H2O, तो यहां पर हाइड्रोजन इज ऑलरेडी डबल है, हाइड्रोजन ऐसा है भाई, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी डबल्ड,
हाइड्रोजन ऑलरेडी डबल है, ऑलरेडी डबल है H2O है तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन सिंगल है। तो ये देखा जाता है कि हाइड्रोजन दुगने अमाउंट में आती है। अब जब ऐसा कोई इलेक्ट्रिक, ये आपका रिएक्शन है बैलेंस, 2H2 इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन, यहां पर देखो 4 हाइड्रोजन है और दो, यहां पर 4 हाइड्रोजन बनी और 2 ऑक्सीजन बनी, तो डबल बनी। अब इस प्रोसेस को जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी को लेकर किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ समझ गए? ये आपका, ठीक है। अब ये आपका थर्मोलिसिस कहलाता है, थर्मोलिसिस कहलाता है। वो फोटोलिसिस कहलाता है, जहां पर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं Ag और Cl2 में, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं Ag और Br। अब जहां पर भी सनलाइट यूज हो जाए उसको हम कहते हैं फोटोलिसिस। जहां पर भी सनलाइट के द्वारा किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन कराया जाए उसको हम लोग कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज आती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज आती है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ जाता है, ओके। आज थैंक यू एवरीवन, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने दो टाइप ऑफ रिएक्शन हमने आज पढ़ लिए। अगली क्लास में हम लोग और ज्यादा रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बचे हुए जो हमारे क्या बचा है, हमारा एक तो डिस्प्लेसमेंट बचा है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट बचा है, रेडॉक्स बचा है, कोरोजन बचा है। तो कोरोजन और रेडॉक्स एक लेक्चर में रख लेंगे और डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट एक लेक्चर में रख लेंगे। या फिर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सारे टॉपिक कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, अगले लेक्चर में, मतलब कल तो नहीं, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड इसके अगले लेक्चर में हम लोग सारी एक्टिविटीज, क्वेश्चंस एंड डिस्कस करके खत्म करेंगे इस चैप्टर को। 3 लेक्चर ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। दैट इज फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू अगेन लेटर, बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विश्वनाथ का स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। तो यस, ये चैप्टर जो कि हमारा चल रहा था, इसका हम आज लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं एंड ये आपका लास्ट लेक्चर भी होगा इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर है, बहुत ही छोटा चैप्टर बचा है हमारा, ठीक है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो भी डिस्कस कर लिया था उससे आगे के बढ़ जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मैंने कहा मेरे पास कोई कंपाउंड बना हुआ है ए बी का। अब ए बी का कंपाउंड में मैंने कुछ सी ऐड करा, तो क्या है, ए की रिएक्टिविटी सी से कम है, मतलब ए की ताकत सी से कम है। तो क्या होगा, सी उसको लतिया के निकाल देगा। तो लतिया के निकाला तो उसने क्या कर दिया, सी ने उसको लतिया के ए को निकाल दिया ए बी में से, ए को अकेला छोड़ दिया और बी बी को अपने साथ ले गया। तो ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया। अब हम ये कैसे जानेंगे कि कौन कौन से ज्यादा, इसका जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन होता है ए प्लस बी सी गिव्स ए बी प्लस सी। इसमें ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, क्या मतलब, ए अगर बी से ज्यादा रिएक्टिव है, मैं अगर बोल रहा हूँ ऐसा, ए बी से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मतलब ये इजीली डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकता है। ये डोनेट इजीली कर सकता है अगर ये ज्यादा ताकतवर है। अगर ये कम ताकतवर है, अगर बी ज्यादा रिएक्टिव है ए से, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है। मतलब अब पहले ए अगर ताकतवर है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, अगर बी ज्यादा ताकतवर है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर पाएगा। अब हमें कैसे पता कि कौन कितना ताकतवर है, ये आपके पास एक आती थी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। यहाँ लिखा भी है रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज आपकी चैप्टर नंबर 3 में है वैसे तो ये, बट हाँ मैं इसमें बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें अलग सा है, प्लीज याद रखना, हाइड्रोजन का केस अलग है, ठीक है। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। अब ये आप याद कर लेंगे, टू बी रिमेम्बर, लर्न कर लेना, ठीक है। इसकी बहुत सारी ट्रिक है यूट्यूब पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं, आप खुद भी लर्न कर सकते हैं बाय हार्ट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में थोड़ा बातें कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। ये आपके पास रिएक्शन है, Fe तो मैंने CuSO4 के सॉल्यूशन में डाला तो मेरे पास FeSO4 प्लस Cu बना। तो हम यहाँ से क्या जान सकते हैं, दैट Fe की जो रिएक्टिविटी है वो Cu से ज्यादा है, Cu से बहुत ज्यादा है, ठीक है। नाउ Zn, जिंक जब बनाया CuSO4 में, तो अब यहाँ पर ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया, मतलब इसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, Zn की रिएक्टिविटी Cu से ज्यादा है। अब मैंने लेड को CuCl2 में डाला, इसने भी Cu को कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो हम ये भी कह सकते हैं दैट Pb
की रिएक्टिविटी भी सीयू से ज्यादा है, और ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में भी हम देख सकते हैं। देखो देखो, कॉपर की रिएक्टिविटी कहाँ थी, यहाँ, और पीबी फेरस एंड जिंक यहाँ ऊपर आते हैं, ऊपर वाले रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ नहीं होती, वेरी इजी चीज है, बहुत ध्यान सुनना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कटायंस एंड एनायंस, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने कहा मेरे पास कोई कंपाउंड है, तो ए बी प्लस बी सी। अब इसमें ये होता है कटायन, ये होता है अनायनिक पार्ट, ये होता है कटायनिक पार्ट, ये होता है अनायनिक पार्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा जब ये आपस में ऐड होंगे, तो इसका अनायन इसके कटायन के साथ चला जाएगा, इसका कटायन इसके अनायन के साथ चला जाएगा। ध्यान सुनना, इसका अनायन इसके कटायन के साथ चला जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, थोड़ा सा गलत लिख दिया, एक मिनट guys, एक मिनट। ए बी प्लस सी डी, तो ये कटायनिक पार्ट, ये अनायनिक पार्ट। ठीक है, अब कटायन इज व्हाट? कटायन इज पॉजिटिव, एनायन इज व्हाट? नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ पर ए बी, तो ए बी में से सी धरा जाएगा, तो ए सी बनाएगा, और बी डी हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, बताओ 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 बताओ। ये कटायनिक पार्ट, ये क्या है? अच्छा सॉरी 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 सॉरी। अब यहाँ कटायन है ए, तो इसका अनायन मतलब डी यहाँ पर एडी के साथ आ जाएगा, ये अनायनिक पार्ट है। यहाँ कटायन है बी, एक अनायन है, तो यहाँ कटायन आ जाएगा सी, तो ये कटायनिक पार्ट, ये अनायनिक पार्ट, ये कटायनिक पार्ट, ऐसा करके आप कर सकते हैं। बेसिकली ये हो जाएगा रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है जनरल फॉर्म ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब जहां पर प्रेसिपिटेट बनता है, पीपीटी बनता है, मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है। अ गैस और एक्वस सॉल्यूशन एंड आयनिक कंपाउंड रिएक्ट विद इनसॉल्युबल टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है। एक ही रिएक्शन आपकी बुक में दे रखा है, ये वाला, इसको याद कर लेना। Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स Ba2SO4 प्लस NaCl2, ये आपका व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, व्हाइट पीपीटी होती है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन वो टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें एडिशन ऑक्सीडेशन भी होता है एंड रिडक्शन भी होता है। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं, केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्लेस साइमल्टेनियसली। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं भाई साहब? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सिंपल मतलब है दैट ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, मतलब इधर कोई कंपाउंड था सी, उधर जाके वो सीओ बन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब मैंने कहा कोई सी एच कंपाउंड था, उधर जाके सी बना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। या फिर बोथ, मैंने कहा कोई सीओ कंपाउंड, ठीक है, या फिर कोई सी एच कंपाउंड, अब वो उधर गया तो सीओ बन गया, यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया। अब सेम इसमें ही रिडक्शन में क्या अपोजिट, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड रिमूवल ऑफ, नहीं सॉरी सॉरी, इसमें पीपीटी में गलत लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है? रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उल्टा ही होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडेशन के बारे में इसमें एक रिएक्शन ध्यान से, CuO उधर जाके बनाया H2O, Cu1, इधर जाके Cu1, Cu1, अब Cu में ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो रिडक्शन हो गया। H2 उधर जाके H2 बना, ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ZnO में उधर जाके Zn बना, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है। C उधर जाके CO बना, मतलब ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीजन ऐड हुआ। MnO2 में उधर जाके MnCl2 बना, मतलब रिडक्शन हुई है। HCl यहाँ जाके H2O बना, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुई है, मतलब ये भी ऑक्सीडेशन हुई है। अब जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम लोग कह देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने बगल वाले को रिड्यूस कराने में सहायता करी है। और जो रिड्यूस होता है उसको हम लोग कह देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने बगल वाले को ऑक्सीडाइज होने में सहायता करी। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन कितने तरह का होता है? रैंसिडिटी, एक रैंसिडिफिकेशन, एक टाइप का ऐसा ऑक्सीड रेडॉक्स रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम रिजल्ट इन बैड स्मेल एंड बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। जब आपका कोई खाना सड़ जाता तो उसमें से एक अजीब सी बदबू आती है। कोई चिप्स सड़ गया, अगर कोई चिप्स सड़ गया तो उसमें से अजीब सी बदबू आती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसके लिए सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। विटामिन सी हो गए, विटामिन ई, इनके सबके टैबलेट्स। ठीक है, फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड हीलियम गैस लाइक पैकेट्स प्लेस्ड इन वन पेस ऑफ एयर, मतलब अब नाइट्रोजन और हीलियम किसी ऐसी गैस है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं, रेफ्रिजरेशन कर देते हैं, क्योंकि ये लोअर द स्पीड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स। ठीक है, अब एक और इसका तरीका का होता है रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन में जहां पर सरफेस कोरोड हो जाए, सरफेस डिटेरियोरेशन, जब सरफेस खराब हो जाए। रस्टिंग एक इसका एग्जांपल, रस्टिंग एक इसका एग्जांपल, जहां पर अब ये क्यों होती है?
बिकॉज मेटल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द मोर स्टेबल फॉर्म। मतलब देखो, जब स्टेबल फॉर्म क्या होती है, जब 2 या फिर 8 हो आउटर शेल्स में 2 या फिर 8 हो, ये आपके वैलेंसी होती है बेसिकली। अपने 9th क्लास पढ़ा होगा। स्टेबल फॉर्म ऑफ आई ऑक्साइड बना देते हैं, सल्फाइड्स बना लेते हैं स्टेबल होने के लिए। तो क्या होता है, एंड कार्बोनेट्स इसके लिए, एंड मोर ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब ये अपने आप ये अपने आप को कोरोजन से बचाने के लिए कोरोजन क्या होता है, इट इज अ सरफेस डिटोरेशन प्रोसेस। बेसिकली उसमें एक मेटल अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आप को ऑक्साइड बना लेता है, सल्फाइड बना लेता है, कार्बोनेट्स बना लेता है, एंड मोर ड्यू टू द लैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस नहीं होती, इसलिए वो आपको ये सब चीजें हो जाती है, जिससे रस्टिंग हो, इससे कोरोजन हो जाता है, सरफेस डिटोरेट हो जाता है। इसका एक तरीका है रस्टिंग। रस्टिंग क्या मतलब क्या होता है, हैपेंस इन आयरन एंड रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, अ लेयर इज फॉर्म्ड कॉल्ड रस्ट एक बन जाती है आयरन में, रेडिश ब्राउन लेयर बन जाती है, जंग जिसको कहते हैं, जंग जंग। अब रस्ट इज अ फ्लेकी लेयर दैट इज वेरी ब्रिटल एंड पील्स ऑफ। मतलब पहले आयरन था, उसको रिएक्ट था तो उसके ऊपर एक लेयर बन गई, ये बहुत ही फालतू लेयर होती है, ये बहुत ही ब्रिटल होती है, वेरी फ्लेकी होती है, गिर जाती है। नया आयरन एक्सपोज करती है, उस पे हुआ, वो आपका रस्ट बनी, वो गिर गई, नया आयरन एक्सपोज हो गया। ऐसे कर करके मेटल्स में छेद हो जाते हैं, मेटल में छेद हो जाते हैं। इट देन एक्सपोजेस फ्रेश आयरन लेयर, एंड मॉइस्चर कांटेक्ट में वो आयरन आ जाता है ना, एंड कंटिन्यूअस साइकिल में आयरन ऑब्जेक्ट वीक एंड कोलैप्स और बिल्डिंग एंड ब्रेक ऑयल पाइपलाइंस एंड मोर। बहुत ही खराब चीज है, बट इसकी एक अच्छी चीज भी है, टार्निशिंग जिसको कहते हैं। टार्निशिंग में क्या होता है, ये कॉपर की चीजों में होती है, सिल्वर की चीजों में होती है। इसमें ग्रीन लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसको हम लोग पटीना कहते हैं, पर सिल्वर में ब्लैक लेयर फॉर्म होती है, ठीक है। अब पटीना सीम टू बी हेल्पफुल बिकॉज ये सिक्योरिटी का काम प्रोवाइड करती है। ये क्या है ना, ये चिपकी रहती है, ये गिरती नहीं है जैसे रस्ट तो गिर गई, नया आयरन एक्सपोज कर दिया, फिर रस्ट हुई, वो गिर गई तो छेद हो जाती है, ये गिरती नहीं है, ये चिपकी रहती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, तो ये अच्छी चीज है, दिस इज वेरी गुड। ठीक है। अब अब क्वेश्चंस लगा लेते हैं इस चैप्टर के। सिलेक्ट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इन विच द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज लाइट। अब देखो, एक मेरी बात, लाइट से क्या होता है, बेसिकली लाइट जिसकी वो है, select the following decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light। मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में हमसे बात की, थर्मल वाले की। तो थर्मल कौन सा होता है, इसमें क्या लगा था, इसमें हीट डाली थी हमने, हीट डाली थी इसमें नहीं हो सकता। इसमें क्या, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाली थी, इसमें हीट डाली थी ऊपर वाले में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाली थी ऊपर वाले में। इसमें क्या करा था, 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 बताओ 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 बताओ। थर्मल गलत बोल दिया मैंने आपके सामने, फोटोलिटिक थर्मल में तो हीट होती है ना, फोटोलिटिक, ठीक है, फोटोलिटिक। तो इसमें क्या करा था हमने, इसमें भी क्या करा था, इसमें हीट डाली थी, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, ये AgBr, इसी में सनलाइट लगती थी। ठीक है, याद करना, कल क्लास में था, तो CBSE का पूछा सवाल है, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने हमसे, चैप्टर आपका खत्म हो चुका है ऑलरेडी। कितनी देर की क्लास हुई हमारी, तो बहुत छोटी क्लास हुई, 10 मिनट की क्लास हुई, या तो 15-20 मिनट की क्लास हुई मैक्सिमम। मैं 15 से 20 मिनट में क्लास खत्म करूंगा, अच्छी बहुत छोटा चैप्टर, क्योंकि मैं खत्म करना था क्लास, हमारी क्लास बहुत सारी कैंसिल हो गई है, तो इसके बाद हम लोग ऐसे बेसिस सॉल्व करेंगे, उसको अच्छे से खत्म करेंगे, ठीक है। ऐसा जल्दीबाजी में नहीं, पर ये चैप्टर ही बहुत छोटा था, ठीक है ना। इसका वन शॉट भी अपलोड करूंगा मैं चैनल पे, आज आज ही या फिर कल में अपलोड हो जाएगा इसका one shot भी, ठीक है। छोटा वन शॉट होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का वन शॉट होगा, उसको आप देख लेना। यही लेक्चर को मैं ऐड करके डाल दूंगा उसमें, ताकि आप कभी एक साथ देख सको, आपको अलग अलग वीडियो ना देखनी, ठीक है। अब MnO2 प्लस HCl gives MnCl to H2O और Cl2। अब ये रिएक्शन इज रेडॉक्स बिकॉज क्यों, MnO2 is oxidized to HCl। MnO2 is oxidized, Mn को MnCl2 बना दिया, ऑक्सीडेशन तो नहीं है, तो रिडक्शन हुआ, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये पॉइंट तो आपको पहले गलत। HCl is oxidized, HCl को H2O बना दिया गया, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल सही का आंसर। MnO2 is reduced, MnO2 is reduced, MnO2 को रिड्यूस कर दिया गया, बट अब यहाँ पर ये दिक्कत आती है। HCl को अगर आप ध्यान से देखो, तो HCl जब उधर गया है भाई साहब आपका, HCl इधर जाके Cl2 भी तो बना है, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया इसमें, तो ये आपका पॉइंट गलत हो जाएगा। MnO2 इज रिड्यूस, ये आपका पॉइंट सही हो जाएगा, MnO2 को तो रिड्यूस ही करा है MnCl2 में, MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, बेसिकली दोनों पॉइंट तो दोनों सही है, पॉइंट तो दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये पॉइंट और अच्छा है इससे। तो ये पॉइंट तो तीनों सही है, पर ये पॉइंट पे दोनों आ रहे हैं, इसलिए दो, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या बोला भाई साहब इसने हमसे, एक
कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे दिया, क्या बोला इसने हमसे, ये लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ब्राउन फ्यूम निकलती है तभी उसमें, ठीक है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ रेड विच फ्रॉम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड। सबसे पहले तो ब्राउन फ्यूम्स बनती हैं, जो भी वो बनती है, बताओ किसकी बनती है, ब्राउन फ्यूम्स क्यों बनती है, किसकी बनती है बताओ सबसे पहले तो। जब भी आप PbNO3 वोल्ट को डिकम्पोज करते हो तो बनाता है पीबी, बताओ बताओ किसकी, NO2 गैस की, NO2 गैस की, NO2 गैस की ब्राउन फ्यूम बनती है ऑफ NO2 गैस, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब ए ऑप्शन भी करेक्ट, बी गलत, सी गलत, डी गलत, ठीक। तीनों पढ़ने की जरूरत, ठीक। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट कोरोड इन एयर, सबसे ज्यादा कोरोड कौन नहीं करता, गोल्ड नहीं करता भाई, सब याद रखो, ठीक। कोरोड इन मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर में गोल्ड नहीं कोरोड करता, बाकी सब करते हैं, ठीक है। चलो आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द कलर ऑफ aqueous solution of copper sulfate turn colorless when a piece of lead is added. Lead is more reactive than copper and hence displaces copper from its whole solution. हमें हमारे पास वो सी रिएक्टिविटी चीज थी थोड़ी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें रिएक्टिविटी चीज है लेड, लेड मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यस बिल्कुल सही है, रीजन एकदम करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, मतलब रीजन करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन प्लीज ऑफ, बिल्कुल सही का, कॉपर रिएक्टिव ज्यादा है, तो ये इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा सही क्योंकि दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड बेरियम क्लोराइड जोड़ा, अब उसने देखा एक इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस बना, तो वो क्या बना है, व्हाइट सब्सटेंस सबसे पहले तो बनता है, याद कर लो यही है कि ये आंसर, ग्रे बना है, ग्रे नहीं बनता, येलो भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, व्हाइट सब्सटेंस बनता है, BS, ठीक है। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके होमवर्क, ये आपको होमवर्क करने ट्राई एक बार कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन, ये होमवर्क है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, होमवर्क एंड यस होमवर्क, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी पे आता है, एक्टिविटी पे है, एक्टिविटी वाली हम चैप्टर में इसको हम खत्म करेंगे, एक्टिविटी की एक मैं आपको लाऊंगा सीरीज, उसमें हम लोग सारी एक्टिविटीज कवर करेंगे, उसमें हम लोग कवर करेंगे, तो बेसिकली ये आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर, 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए, प्लीज ट्राई, होमवर्क प्लीज ट्राई करना, आज मैंने चैप्टर बहुत जल्दी ने करवा दिया आपका, क्योंकि भाई साहब, ठीक है, बस छोड़ो को जाते हैं, आई डोंट केयर अबाउट इट, और आगे चैप्टर अच्छे से निपट चुका है, इसका मैं वन शॉट आपके सामने ही डाल दूंगा, एंड यस दैट्स इट, ठीक है, 15 मिनट का चैप्टर आज का लेक्चर हुआ, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय, सी यू अगेन लेटर, अच्छा बाय।